नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSC के द्वारा आयोजित होने वाली लेखपाल की परीक्षा की टेस्ट सीरीज का ये फुल लेंथ टेस्ट 3 है। ये आप कह सकते हैं एक मॉक टेस्ट है जहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द लेखपाल एग्जाम। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ पर लिखे गए हैं और जो वीडियो का लैंग्वेज है वो भी आपका हिंदी माध्यम में है, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैज बीन बिल्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपका केरला में है, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तमिलनाडु में बनाया गया है, तो पहला इडुक्की जो लिखा है ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका केरला में है। उसके बाद फ्रेंड सेकंड ऑप्शन है बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और अगला है बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में दिए गए तीनों ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो तमिलनाडु में नहीं बनाए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, नन ऑफ द एबव। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन से दो राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के द्वारा जुड़े हुए हैं या जोड़े गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 53 की जो लेंथ है ध्यान रखिएगा ये आपकी है 1781 किलोमीटर की, और ये आपका गुजरात को उड़ीसा से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा गुजरात को उड़ीसा से। ठीक है, गुजरात में आप कह सकते हैं हजीरा को, गुजरात में हजीरा को उड़ीसा के पारादीप से जोड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क है ये आपका कर्नाटक में मौजूद है। नवेगांव नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है और एराविकुलम नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका केरला में है। आपको इनकरेक्ट का ही चयन करना था, केवल तीसरा ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, बाकी ऊपर के दोनों सही लिखे हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट डेज आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में कौन से 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो दिसंबर के महीने में ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण आपका एक तो है वर्ल्ड सॉइल डे जो विश्व मृदा दिवस है, और दूसरा है आपका विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है ध्यान रखिएगा ये होता है आपका 5 दिसंबर को, और जो वर्ल्ड एड्स डे है ये आपका होता है 1 दिसंबर को। आई होप ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, तो जो वर्ल्ड सॉइल डे है विश्व मृदा दिवस ये आपका 5 दिसंबर को है, और जो वर्ल्ड एड्स डे है ये आपका है 1 दिसंबर को। इसके अलावा 2 अन्य दिवस और यहाँ पर लिखे गए हैं। एक आपका है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे ध्यान रखिएगा ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड पल्स डे जो है या पल्सेस डे जो है ये आपका विश्व दलहन दिवस जो है ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट दिन हैं जो दिसंबर के महीने में पड़ते हैं, तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर और वर्ल्ड एड्स डे आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन एनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आउट ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो आपके 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, उनमें से इनमें से कौन सा महोत्सव किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में नहीं मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं मनाया जाता है। तो चाप चारकुट महोत्सव जो है ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद फ्रेंड मोत्सु महोत्सव है, मोत्सु महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। नुआखाई महोत्सव ध्यान रखिएगा ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, इसलिए ये हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका खर्ची पूजा महोत्सव है ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है।
ठीक है। तो खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा हो जाएगा, नुआखाई फेस्टिवल आपका उड़ीसा हो जाएगा, मोत्सु महोत्सव आपका नागालैंड हो जाएगा और चारकुट फेस्टिवल आपका मिजोरम में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हाथी अभयारण्य पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ध्यान रखिएगा, मयूर झरना, मयूर झरना जो एलिफेंट रिजर्व है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, या आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? तो जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है आपका छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए जो सी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मयूर झरना आपका वेस्ट बंगाल में है और जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बाकी मयूरभंज अगर पूछा जाए, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व आपका उड़ीसा में है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ये आपका उड़ीसा में है, और सिंहभूम जो एलिफेंट रिजर्व है ये आपका झारखंड में है। ठीक है, तो इनमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा मयूर झरना और लेमरू। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। एक तरफ आपकी जनजातियां लिखी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य का नाम लिखा गया है। तो राजस्थान में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है दमरिया जनजाति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्किम में आपकी भूटिया ट्राइब मिलती है जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट का ही आपको चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गलत क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया राजस्थान में आपकी दमरिया जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में वहीं हम देखेंगे तो आपका कनिकर जनजाति देखने को मिलेगी और तेलंगाना में आपकी चेंचू ट्राइब देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी सिक्किम में आपकी भूटिया ट्राइब मिलती हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट मिलान लिखा हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी आपको सही विकल्प या करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ नदी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी का नाम लिखा हुआ है। तो चंबल नदी की सहायक नदी आई होप आप सभी को पता होगा केन रिवर है। ठीक है, उसके बाद अगर सोन रिवर की बात करें तो सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी गोपद। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी तवा रिवर, और महानदी की सहायक नदी का नाम है तेल रिवर या तेल नदी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, ये भी आप देख लें। जो चंबल नदी है अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो ध्यान रखिएगा चंबल रिवर यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी का अगर सोर्स पूछा जाए तो भदकला वाटरफॉल्स हैं, ये आपके विंध्यन रेंजेस में मौजूद हैं, विंध्यन पहाड़ियों में, तो वहीं से आपकी चंबल नदी निकलती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सोन रिवर। वहीं पर अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी का जो सोर्स है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक, जो अमरकंटक आपका प्लेटू है या अमरकंटक जो माउंटेन है या जो पीक है वहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा के अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी नदियां रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बना करके निकलती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर महानदी की बात की जाए तो महानदी का जो सोर्स है वो आपका है सिहावा माउंटेन, ध्यान रखिएगा सिहावा माउंटेन्स। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं चंबल नदी का सोर्स आपका क्या है। चंबल नदी का सोर्स है भदकला वाटरफॉल्स जो कि विंध्यन रेंज में है। सोन नदी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है ये आपकी अमरकंटक से निकलती है। वहीं पर अगर हम महानदी की बात करें तो ये आपकी सिहावा नदी से इनका सोर्स मौजूद है। ठीक है, और महानदी की जो सहायक नदी है वो तेल रिवर है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सही विकल्प करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि जो कि 1769 सीई में हुई थी। ठीक है, 1769 ईस्वी में आपकी मद्रास की संधि हुई थी। आप कह सकते हैं जो पहला आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ये युद्ध खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ जो कि हुआ था 1769 में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत आपका रघुनाथ राव जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द एक दावेदार थे पेशवा पद के लिए, जो मराठों में हुआ करता था पद पेशवा, उसके दावेदार थे रघुनाथ राव। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी सूरत में, उसी को ट्रीटी ऑफ सूरत बोला गया 1775 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं पर अगर हम ट्रीटी ऑफ सालबई की बात करें, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबई से, जो कि हुआ था
1782 में, ना कि 1784 में, 1782 में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है, सही का ही आपको चयन करना था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज हेडक्वार्टर्ड इन द बर्लिन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में इनमें से किसका हेडक्वार्टर मौजूद है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है ये बर्लिन जर्मनी में मौजूद है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। राइट आंसर क्या होगा? बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में मौजूद है। बाकी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। राष्ट्र गुफ्तार जो न्यूज़पेपर था ये आपका दादा भाई नौरोजी का था। पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकियों में गलत क्या है ये भी देख लेते हैं। तो सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, और इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर का था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हैड बीन हेल्ड इन राजगृह, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वल्लाभी में बता रहा है, जो कि गलत है। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये आपकी वैशाली में हुई थी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपकी पाटिलपुत्रा में हुई थी, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट का चयन करना है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा कोड भी है, RVPK। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटिलपुत्र में हुआ था, और चौथा आपका कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। दीवाने अमीर कोही ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दीवाने अर्ज आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, और दीवान इश्तियाक आपका पेंशन डिपार्टमेंट होता था, पेंशन विभाग। तो तीनों ही यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था। कोई भी विकल्प यहाँ पर गलत नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो एशियन गेम्स का पहला संस्करण था ये कब आयोजित हुआ था? ध्यान रखिएगा 1951 में, 1951 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट ऑप्शन गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें क्या प्रोविजंस लिखा गया है ये दिया गया है। तो आर्टिकल 320 जो है ध्यान रखिएगा ये फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 324 ध्यान रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज आपका दिया गया है 312 में, अनुच्छेद 312 में। तो बी वाला जो विकल्प है ये हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, गलत का ही चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बाकी जो आर्टिकल 155 है इसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट की या राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, और जो अनुच्छेद 51A है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य की बात की जाती है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, बी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला है रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति जो थी वो मांस उत्पादन या मीट प्रोडक्शन के लिए थी, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ब्लैक रिवोल्यूशन मिनरल ऑयल के लिए था, खनिज तेल के लिए था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पिंक रिवोल्यूशन ध्यान रखिएगा ये आपका झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड था, ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। राउंड रिवोल्यूशन गोल क्रांति जो थी ध्यान रखिएगा ये अंडे के उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पोटैटो या आलू उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 18, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लेंथ आपसे पूछी गई है। 296 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के गुजरता है। ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन
औरैया और इटावा, इतने जगहों से होकर के ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। टोटल लेंथ इसकी है 296 किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ लोक गीत लिखे हुए हैं, फोक सॉन्ग लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ रिलेटेड फील्ड का नाम लिखा हुआ है। तो जो रसिया है फोक सॉन्ग किसका है, ये ब्रज भूमि का फोक सॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो कजरी है ये बिलोंग करती है मिर्जापुर से, आल्हा बिलोंग करता है आपका बुंदेलखंड से, और बिरहा बिलोंग करती है आपकी पूर्वांचल रीजन से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अगला लिखा है वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, शामली, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। शामली जो है सबसे पश्चिमोत्तर जिला है उत्तर प्रदेश का। वहीं पर अगर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट या सबसे उत्तरी जिले की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो आपका सहारनपुर है, ना कि श्रावस्ती, सहारनपुर, ठीक है। तो यही हमारा गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट का ही चयन करना था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बाकी जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, वो आपका सोनभद्र ही, ये भी आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 21। कुर्ग अरेबिका कॉफी जीआई टैग किस स्टेट का है, तो नाम से ही क्लियर है, कुर्ग आपका क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप स्टेट्स इन द व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पादन में शीर्ष के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं उत्पादन, वो आपका होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो है आपका मध्य प्रदेश का, और उसके बाद आपका पंजाब का नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम है, सी ऑप्शन आप देखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट शोइंग इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर एज पर द डाटा ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपके उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही हैं, ठीक है। उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में आपकी 4 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और कर्नाटक में 3 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है एज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो शीर्ष 3 में ना आता हो, तीनों ही शीर्ष 3 राज्य लिखे गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 24। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किसने किया, तो जहां ध्यान रखिएगा जेएस किल्बी इसके इन्वेंटर थे आईसी सर्किट्स के। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 25। इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है एज पर द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये आपका कौन सी संस्था जारी करती है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ इस लिस्ट में जो इंडेक्स जारी किया गया है 2022 में, उसमें इंडिया का 43वां स्थान है, जो कि बिल्कुल सही है। यूनाइटेड स्टेट्स आपका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम आपका दूसरे स्थान पर है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तीसरे स्थान पर जर्मनी है, ना कि स्वीडन का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये जारी किया जाता है जीआईपीसी या ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। भारत का इसमें 43वां स्थान है, यूनाइटेड स्टेट्स पहले रैंक पर है, यूनाइटेड किंगडम का दूसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और चौथे स्थान पर स्वीडन है, इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर कॉल्ड पतवारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो पातिस है इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2005 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following committee had recommended that consumer price index should be calculated on the basis of calorie consumption? किस समिति ने सुझाव दिया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन था डीटी लकड़वाला कमेटी का, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम टू एक्सटेंड
हाउ मच परसेंटेज सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू प्रोवाइड वेरियस प्रोग्राम बेस्ड बेनिफिट्स टू द पुअर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबों को विभिन्न कार्यक्रम आधारित लाभ प्रदान करने में मदद करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 100% का जो फंडिंग है या सेंट्रल असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगा। तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100% की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 29, टारगेट पूछ रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट था पहले पंचवर्षीय योजना का वो था 2.1% का, अचीव हमने किया था 3.6%, मतलब बहुत ही सफल योजना थी जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि प्रति परिवार कितनी निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखिएगा ₹10,000, 10,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है अगर मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है अंडर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ब्लॉक्स हैड बीन कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1978। तो टोटल 2300 ब्लॉक को कवर किया गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत टोटल 2300 ब्लॉकों को कवर किया गया था 1978 में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 32, आउटले ऑफ जवाहर रोजगार योजना वाज इन द रेशियो ऑफ 80:20 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ध्यान रखिएगा, जो जवाहर रोजगार योजना था उसका जो परिव्यय था केंद्र और राज्य के बीच वो 80 और 20 के अनुपात में था। जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था 1989 में राजीव गांधी के द्वारा। 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, द इनकम ऑफ द स्पाउस एंड द पेरेंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 40,000 रुपीज 40,000 पर एनम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी के जीवन साथी तथा माता पिता की आय मिलाकर सालाना 40,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात हो रही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 34, टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021 हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी ऑलमोस्ट 25 मिलियन टन। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 2021 के अनुसार जो कुल उत्पादन हुआ है दलहन का वो लगभग 25 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो यह इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आपका जयपुर में है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका दिल्ली में है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एस्टैब्लिश्ड। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में, ध्यान रखिएगा 1965 में। एंड हु इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारतीय हरित क्रांति का जो बर्थ प्लेस है वो किसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल या बर्थ प्लेस माना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंतनगर को क्यों माना जाता है, बिकॉज पंतनगर यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज द हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है भारत में वो कौन सी है। तो आपकी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और वी कैन से दैट द मैक्सिकन व्हीट वैरायटी डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलॉग were tested in the Pantnagar University. So we can say that the Pantnagar University is the birthplace of the Indian Green Revolution. ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 37, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत में या शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1985 से स्टार्ट हुई थी। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की बात की जाए तो इसको 1992 से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। ठीक है, और अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया द स्टेट ऑफ पंजाब हैज स्टार्टेड ग्रीन हाउस फार्मिंग। पंजाब ने ग्रीन हाउस फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहला जो राज्य था जहां पर ग्रीन हाउस फार्मिंग स्टार्ट हुई थी वो था सिक्किम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी पंजाब और कर्नाटक दोनों में ही अब ग्रीन हाउस फार्मिंग हो रही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बी और डी दोनों में टाई है।
फिलहाल बी को आप करेक्ट आंसर मान सकते हैं। HW थोड़ा होमवर्क भी आप इस पे कीजिएगा और रिसर्च कीजिएगा कि ग्रीन हाउस फार्मिंग इस वक्त भारत में कितने राज्यों में चल रही है। फिलहाल पंजाब और कर्नाटक दोनों में चल रही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है, इस क्वेश्चन को आप और थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा घर पे और आंसर इसका जरूर चेक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 39। इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम टीबी डिजीज बाय 2025। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, ऐसा टारगेट सेट किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 40। 93-94 में ग्रामीण निर्धरों के अन्य समूहों को इस शर्त के साथ शामिल किया गया कि गैर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को दिए जाने वाले लाभ का दिया जाने वाला लाभ कुल आवंटन के कितने % से अधिक नहीं होगा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा 40% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लाभ दिया जाएगा वो कुल लाभ का या कुल आवंटन का 40% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसा प्रावधान बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 41। देयर शुड बी अ सिस्टम टू प्रोवाइड सर्विस टू 10,000 टू हाउ मेनी पीपल अंडर द प्राइमरी हेल्थ यूनिट। प्राइमरी हेल्थ यूनिट आपकी स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट कंसिडर की जाती है इंडिया के अंतर्गत। 10,000 से 30,000 आप कह सकते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 42। During which of the following 5-year plan the community health worker scheme was launched? community health worker scheme आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च की गई थी। जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम अगर पूछा जाए कब लॉन्च हुई थी तो ये आपकी 1977 में लॉन्च की गई थी, 1977 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम लाइन है वो आपका क्या है, 1974 से लेकर के 1978 तक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 43। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का जो एम था एट ब्रिंगिंग डाउन द प्रेवलेंस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर टू बिलो हाउ मच % इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। कितने % तक लाना था नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10% और 5% में टाई हो रहा है। तो आप इसको प्लीज चेक करिएगा, इसको काफी चेक किया गया है हमारे द्वारा भी। फिलहाल 5% इसको आप करेक्ट मानिएगा, डी ऑप्शन को, ठीक है। आपका जो नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है ये आपका 1962 में लॉन्च हुआ था। इसको आप जरूर एक बार घर पे चेक कीजिएगा, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप इसे चेक कीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूं कि जो डाटा आप एक्सेप्ट कीजिएगा वो आप ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट का ही कोई डाटा हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट का डाटा है उसे ही आप ध्यान में रख करके इसे आप क्रॉस चेक कीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर डी मैं बता रहा हूं 5%। अगर 10% किसी को मिलता है तो आप इसका बाय प्रूफ आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा 1962 में ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज टेकन अप एज अ प्लान्ड प्रोग्राम इन इंडिया इन फर्स्ट 5-year प्लान ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर टारगेट बेस्ड अप्रोच आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट बेस्ड अप्रोच है इट इज डेवलप्ड इन 4th और 5-year प्लान, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना से बातचीत इसमें स्टार्ट हो गई थी। जो प्लान्ड मैकेनिज्म है वो फर्स्ट 5-year प्लान से स्टार्ट कर दिया गया था। अगर टारगेट बेस्ड अप्रोच पूछा जाएगा तो वो आपका 4th और 5th 5-year प्लान में आएगा, ठीक है, 4थे और 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 45। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के अंतर्गत वर्ष 2003 तक कितनी से अधिक आबादी वाले हर ग्रामीण बस्ती को सर्व मौसमी सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा मोर देन 1000 पीपल अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इट वाज इनवर्साइज्ड टू कनेक्ट एवरी रूरल हैबिटेशन विद a population of more than 1000 with all weather road by year 2003, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 46। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोक जुम्बिश प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। तो लोक जुम्बिश प्रोग्राम जो है आपका राजस्थान से स्टार्ट किया गया था और लोक जुम्बिश प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 1992 से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 47। फ्रॉम 15th of August 1949
हाउ मेनी पंचायत रिप्रेजेंटिंग द 5 करोड़ 40 लाख रूरल पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कितनी पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया गया था? टोटल 35,000 जो पंचायतों काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो 47 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़े गए 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्यों को उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन स्कीम हैड बीन स्टार्टेड इन 1954। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश राज्य के किन 2 जिलों से 1954 में शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर। मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से। ठीक है, मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से योजना स्टार्ट की गई थी, कंसोलिडेशन स्कीम या फिर चकबंदी योजना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी बिस्वांसी आर देयर इन वन बिस्वा। एक बिस्वा में कितने बिस्वांसी होते हैं? तो एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी होते हैं, 20 बिस्वांसी। और अगर पूछा जाए एक बिस्वा में कितने वर्ग गट्ठे होते हैं, तो 20 वर्ग गट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से आपका हिंदी स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का, तो ध्यान रखिएगा पो प्लस अन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विलोम शब्दों में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रवर का विलोम अवर होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। प्रसार का संकोच होता है और प्रशंसित का निंदित होता है। बी ऑप्शन में आप देखिए, प्रवृत्ति जो होता है इसका विलोम होता है निवृत्ति, निवृत्ति। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका गलत लिखा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 53, नव युवक शब्द में कौन सा समास है? तो नव हो जो युवक, ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। यहां पर आप देखिए वाल्मीकि शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, इसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55, यहां पर शुद्ध अशुद्ध नहीं होना चाहिए, यहां पर तत्सम और तद्भव होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। तद्भव तत्सम होना चाहिए था। तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो कलोल, जो कलोल का तत्सम है वो कल्लोल है। मकड़ी का जो तत्सम है ध्यान रखिएगा मरकटक है। मकड़ी का तत्सम मरकटक है, यही आपका गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। गलत युग्म का ही आपको चयन करना था। मकड़ी का हो जाएगा मरकटक। बाकी लंबा का लंबक और ग्वाल का गोपाल, सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, लज्जा भाव में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा लज्जा भाव में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, 56 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 57, तत्सम शब्द आपको खोजना है, तो आप मुंह का मुख होता है, आप देखिए साक्षी यहां पर लिखा है, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका तत्सम शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 58, गलत संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। दिक प्लस गज आपका दिग्गज हो जाएगा। सत और धनवाड़ी आपका सदवाड़ी हो जाएगा। अच होना चाहिए था, अज नहीं अच। अच प्लस अंत आपका अजंत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका गलत लिखा हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत विकल्प का ही चयन करना था। बाकी षट प्लस दर्शन आपका षट दर्शन होता है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 में जो क्षीण न हो सके, तो आप कह सकते हैं अक्षय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखंड आपको पता है जिसके टुकड़े ना हो सके, और अखंडनीय जिसका खंडन न किया जा सके। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है। तो इस कार्य के विघ्न बनकर नहीं होना चाहिए था, इस कार्य में विघ्न होना चाहिए था। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, तो पहला तो हमारा गलत लिखा हुआ है। उसके बाद इस गांव में घर घर यही दशा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इस गांव के घर घर में यही दशा है। इस गांव के घर घर में, ठीक है, तो के और में अगर जुड़ जाए तो सही हो जाएगा, वरना गलत लिखा हुआ है। उसके बाद सी ऑप्शन है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का नहीं होना चाहिए था, मेरा सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां पर कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 61, घुमक्कड़ शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इनमें से आपको बताना है घुमक्कड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा तीनों ही घुमक्कड़ के पर्यायवाची हैं, रमता, यायावर और सैलानी। इसके अलावा घुमंतु, पर्यटक, विचरणशील, ये सभी घुमक्कड़ के पर्यायवाची में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 62। पुल्लिंग आपको यहाँ पर चयन करना है पुल्लिंग शब्द का। तो चीन जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी संतान, बुंदेली और रायता ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है कानन, कांतर, अवटी किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो आप सभी को पता होगा जंगल के पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 64। लोगों ने चोर को मार डाला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 65 है अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 66। राम खाता होगा, इस वाक्य में कौन सा वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा खाता होगा में थोड़ा बहुत संशय है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 67। ऊंच नीच मुहावरे में कौन निम्नलिखित में से क्या है? तो ऊंच नीच मुहावरे का अर्थ आप कह सकते हैं भला बुरा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 68। कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बुरा व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 69। अच्छत शब्द का निकार्थी आपको बताना है। तो अच्छत का मतलब होता है आप कह सकते हैं अच्छा इसमें आपको बताना है अच्छत का कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो समान लिखा हुआ है ये अच्छत का कहीं भी अनिकार्थी नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बिना घाव, समूचा और चावल ये तीनों ही अच्छत के अनिकार्थी शब्द लिखे गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 70। अपने ही कुल का नाश कर देने वाला व्यक्ति, तो आप कह सकते हैं कुलांगार। जो कुलांगार होता है रावण के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द, अपने ही वंश या अपने कुल का नाश कर देने वाला व्यक्ति। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 71। मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुखर का विलोम हो जाएगा सी ऑप्शन मौन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 72 से 74 तक गद्यांश लिखा हुआ है। आपको पैराग्राफ में से आंसर्स को निकालना है। तो समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होगा? तो समय का सदुपयोग का मतलब होता है, पहला आप देखिए यहां पर लिखा है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो समय का सदुपयोग का मतलब है उसे व्यर्थ न करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो समय का सदुपयोग करना है, समय का आदर करना ही समय का सदुपयोग करना है, तो आप कह सकते हैं उसे व्यर्थ न करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों होता है? तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय वापस नहीं आएगा, ये आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है गुरु का अनिकार्थी क्या है? तो ध्यान रखिएगा जो श्रेष्ठ है ये गुरु का अनिकार्थी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट है। तो इसके आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई आपको आपत्ति होती है उत्तर में जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है तो अपनी आपत्ति को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो हमारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो इसका निराकरण वहां पे कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पर आपको कुछ डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको x का मान बताना है, सॉरी आपको x प्लस वाई का मान बताना है। तो अगर x इस डाटा का मीडियन है, ठीक है, और 32 को 36 से रिप्लेस कर दिया गया है और 41 को 63 से रिप्लेस कर दिया गया है, तो जो नया मीडियन बनता है वो y बनता है। आपको x प्लस वाई का मान बताना है, मतलब पुराना मीडियन और नए मीडियन के योग का आपको मान बताना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मैंने आपको पिछले जो टेस्ट सीरीज हैं या पिछले जो टेस्ट में मैंने आपको तरीका बता दिया है मीडियन और मोड फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके आप ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 77। एक परीक्षण के लिए आरोही क्रम में 9 छात्रों के अंक दिए गए हैं। माध्य आपको दे दिया है, के का मान आपको बताना है। और मैंने आपको बताया है कि माध्य वही नंबर होता है जो, या फिर आप कह सकते हैं आप मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो माध्य में मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसमें सिंपल आपको ये दिमाग लगाना है कि किस नंबर में आप 5 ऐड करें कि 34 हो जाए। क्योंकि आपको माध्य दे रखा है 34। ठीक है, तो आप ए ऑप्शन आसानी से आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 78।
एक छात्र के 7 विषयों का औसत अंक दिया गया है, मतलब 7 से आप 75 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 विषयों का कुल अंक आ जाएगा। तो टोटल जो नंबर है वो क्या है, 7 इंटू 75। गणित को छोड़ करके 6 विषयों का औसत 72 है, मतलब गणित को छोड़ करके जो टोटल नंबर है वो क्या है, 6 इंटू 75। गणित में कितने अंक निकाले हैं आपसे पूछा गया है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 93 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 79। वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12 आपको दे रखा है, वाई का मान आपको बताना है। तो वाई अगर कॉमन ले लीजिए तो आपका y इंटू वाई प्लस 1 बराबर 12 आ जाएगा। अब दो अंकों को जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 आ रहा है, और अगर आप 3 और 4 यहाँ पर लिख लें सिंपल, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व तुरंत करने नहीं बैठना चाहिए, तो पहले आप क्वेश्चन को आसान मतलब पूरा इत्मीनान से पढ़िए। जब क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। एक जनगणना में 45% महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। मतलब अगर 45% आपकी महिलाएं हैं तो 100 में से 45 माइनस कर दिए, जितना बचा वो आपके पुरुष हो जाएंगे। 40% पुरुष की आबादी साक्षर है, 33.33% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर आबादी जो है उसका कुल परसेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 81। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, त्रिभुज में डी और ई, ए और बी, ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु हैं जहां पर डी ई बी सी के समानांतर है। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी क्लास 10 में, ये वाली प्रमेय थी कि अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी और ए बी और बी सी पर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हैं डी ई, तो इस तरह से डी ई और बी सी अगर समानांतर हो जाएं तो ए डी अपॉन ए बी बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के, और यही बराबर हो जाता है डी ई अपॉन बी सी के, और यही इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से आप वैल्यू निकालिए x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की। इसके बाद आप इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आप इसका क्यूब कर देंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 83। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रेशियो दे रखा है, मतलब एक रिलेशनशिप दे रखी है, इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप सभी को पता है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 12% अधिक है, मतलब अगर आप चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है, तो जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 112 x अपॉन 100। ये इंटू ये आपका दे रखा है, मतलब 112 एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। 100 आप इधर लेते जाइए और इसको आप 112 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, वो आपकी डी ऑप्शन 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। तो अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे मैथ को, कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में इक्वेशंस दे रखी हैं, आप सॉल्व करोगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 85। यदि त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या दे रखी है, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 85 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ना दिया हो कि किस तरह का त्रिभुज है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, या समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और एस जो होता है वो परिमाप का आधा होता है। त्रिभुज के परिमाप का आधा एस के बराबर होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86। समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आपको विकर्णों की लंबाई का योग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 94 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीद रहा है एक आदमी, 30 फल सड़े हुए हैं, वो उन्हें फेंक देता है। 25% का लाभ कमाने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर उसे बेचना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। सी आंसर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 88।
28 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89, हीना जमुना से 2 गुनी उम्र की है जो रागी से 3 साल बड़ी है। अगर हीना की उम्र रागी की उम्र से 5 गुना है तो जमुना की उम्र कितनी है? ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में फ्रेंड दिया गया है 290 और 660 का HCF ऑफ 290 एंड 660 इज 10, व्हाट इज देयर LCM? LCM क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 19,140। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91, समीकरण में x का अधिकतम मान आपसे पूछा जा रहा है और ये आपका समीकरण लिखा गया है। ठीक है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस यहाँ पर देखना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे x का अधिकतम मान पूछा गया है तो आप जो टेंस प्लेस है उस पर ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा A 5। और ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश क्या कीजिए कि ऑप्शंस के साथ चेक कीजिए। जब आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। 92, क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है 9 के पहले 12 गुणकों का योग फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, तो 702 आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एपी के सम का फॉर्मूला आपको लगाना है। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, समेशन ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 93, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को एक पूर्ण वर्ग में विभाजित किया जा सके। तो 2 है वह न्यूनतम संख्या, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 94, 400 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 12, 15, 20 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं? तो 12, 15, 20 को अलग अलग देखने से अच्छा है कि 12, 15, 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम जितना आए आप देखिए कि 400 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसके एलसीएम से डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 95, 50 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। तो 50 संख्याओं का टोटल एडिशन 15 × 38 हो जाएगा। 2 संख्याओं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा? तो टोटल एडिशन में से आप 45 और 55 को जोड़ करके घटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप टोटल नंबर से आप डिवाइड करेंगे, 50 संख्याओं के बजाय 48 से जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 नंबर आपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी 37.25। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 96, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जा रही है। तो अनुपात आपका 4:5 हो जा रहा है। संख्याओं के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 97 आपका दे रखा है, फाइंड आउट द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिजिट्स गिवन बिलो। मोड और मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो मोड वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो कि 8 है, आप आसानी से देख सकते हैं। मीडियन फाइंड आउट करना है तो आप टोटल नंबर देख लें। ठीक है, तो टोटल नंबर जितने भी हों, मध्य में जो संख्या जस्ट आए है ना, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका जो संख्या बिल्कुल बीच में आ रही है वही आपकी मीडियन होगी। अगर 2 संख्याएं बीच में आती हैं तो दोनों का एडिशन करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 98, मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, मीन दे रखा है, मोड आपको फाइंड आउट करना है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, आपको यूनिट डिजिट बताना है। 213 की घात 6 में यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो 3 की घात 6 में आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं आसानी से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आखिरी सवाल है आज का। एक राशि है, इसको 3 श्रमिकों के बीच एक अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात में बांटा गया है 3/5:2:5/3 में। दूसरे श्रमिक का हिस्सा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको 15 से पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। ठीक है, तो 3/5 × 15 कर दीजिए, 2 × 15 कर दीजिए, और यहाँ पे 5/3 × 15 कर दीजिए। तो यहाँ पर नया अनुपात बन के आया 9:30 और यहाँ पे आप करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अनुपात है इससे आप दूसरे श्रमिक का हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? इनको आप ऐड कर दीजिए, 25 + 30 + 9, वो एडिशन किसके बराबर होगा? 3200 के बराबर होगा। तो 30 दूसरे का हिस्सा है, तो 30 किसके बराबर होगा? यूनिटरी मेथड लगा के आपको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1500 रुपए।
Okay friends, so thank you so much for participating in this session.